तो हुआ यह है कि पिछले 6 महीने में ट्रंप साहब ने जितनी बार, अब की बार 56 पार जो उन्होंने किया है कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, और जब जब उन्होंने कहा है और भारत के प्रधान जी ने उसका जवाब नहीं दिया है, दुनिया में धीरे धीरे दूसरे देश, दुनिया ध्यान में रखिएगा, कोई दूसरा देश है, जापान है, तो भारत में मोदी जी को ट्रंप साहब से मिलने में जो हिचकिचाहट हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है? ये दुनिया भर के छोटे छोटे देश भी अपने दिल्ली से शाम तक अपना रिपोर्ट भेज देते हैं। इस कारण अब हो ये रहा है कि भारत को संप्रभु राष्ट्र कोई नहीं मान रहा है, भारत को एक सैटेलाइट कंट्री मानना शुरू कर दिया है। ट्रंप साहब ने ये बहुत बड़ा डैमेज मोदी जी को जो किया है या नहीं किया है वो तो व्यक्ति की बात है, लेकिन भारत की विदेश नीति को, भारत की संप्रभुता को, भारत की सॉवरेनिटी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। गुस्सा इसलिए है कि उनके जो आका हैं मोदी जी, वो ट्रंप के सामने बड़े हेल्पलेस, बड़े असहाय नजर आ रहे हैं, बड़े मजबूर नजर आ रहे हैं। और बीजेपी के सभी एमपी और मेंबर जो हैं, आरएसएस के लोग सब इस बात को देख रहे हैं, इवन भागवत भी देख रहे हैं कि इतना मजबूर मोदी हमने कभी नहीं देखा। डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात का उल्लेख करके क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये एक रहस्य है जो डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है कि पता है कि भारत के प्लेन्स गिरे हैं, कितने प्लेन्स गिरे हैं ये भी उनको पता है, और मोदी जी उस पर चुप हैं? मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को ना केवल इसका कोई सच पता है, इसके अलावा भी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत कुछ मालूम है। भारत की जो सरकार है वो अडानी के लिए क्या कर रही है, तो कोई ना कोई दुखती नब्ज डोनाल्ड ट्रंप के पास है जो बार बार हमको दिखने में आता है। लेकिन इस पूरी कहानी में हमारे देश की आर्म फोर्सेस और खास तौर पे भारतीय वायुसेना की छवि को बहुत बड़ा धक्का पहुंच रहा है। ये मैं पूरी तरह से और पूरे विश्वास से कहती हूँ। ट्रंप साहब ने किया है अब की बार 56 पार, वो 56 पार कर गए। ट्रंप लगता है 56 इंची शेर को कागजी शेर बना के ही छोड़ेंगे, ये तो स्पष्ट हो गया है। जिसको बीजेपी का इकोसिस्टम 56 इंची का शेयर पिछले 11 साल से घोषित कर रहा था, उसको ट्रंप साहब पूरा हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं कि हम बता देंगे कि ये 56 इंची शेर नहीं है, तो कागजी शेर है। क्योंकि ट्रंप साहब जब बताते हैं कि कभी बोलते हैं 5 गिरवाया, कभी बोलते हैं 6 गिर गया, आज नया एक संख्या लाया है, 7 हवाई जहाज गिर गए। दोस्तों, पीयूष गोयल का एक स्टेटमेंट आता है ट्रेड डील के ऊपर, यानी कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील के ऊपर एक स्टेटमेंट आता है। उस स्टेटमेंट के ऊपर मुझे लगता है कि बात करनी जरूरी है। क्या हुआ क्या है? वो एक फोरम में बात कर रहे थे जिसमें एक आधा ब्रिटिश मिनिस्टर भी था, और वहां पर बोल बैठे कि तेल तो आप भी खरीदते हो, एलएनजी तो आप भी खरीदते हो, सब लोग, यूरोप के लोग भी खरीदते हैं, लेकिन हमें हिंदुस्तान को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? और फिर वहां ये भी कह बैठे कि गन पॉइंट के ऊपर हम कोई ट्रेड डील नहीं करेंगे। गन पॉइंट के ऊपर ट्रेड डील नहीं करेंगे। लगता है पीयूष गोयल को अंदर से बहुत गुस्सा है। गुस्सा इसलिए है कि उनके जो आका हैं मोदी जी, वो ट्रंप के सामने बड़े हेल्पलेस, बड़े असहाय नजर आ रहे हैं, बड़े मजबूर नजर आ रहे हैं। और बीजेपी के सभी एमपी और मेंबर जो हैं, आरएसएस के लोग सब इस बात को देख रहे हैं, इवन भागवत भी देख रहे हैं कि इतना मजबूर मोदी हमने कभी नहीं देखा, जो इंसल्ट पे इंसल्ट सहन करता चला जा रहा है और कुछ नहीं कर पा रहा। यानी कि मोदी का बस चले तो पता नहीं क्या क्या कर दे। पर पीयूष गोयल बेचारे, वो अपने आका को बचाने के चक्कर में हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम गन पॉइंट पे कोई डील नहीं करेंगे। पीयूष गोयल साहब, ट्रंप यहां पे आपकी बात सुनने के लिए नहीं आए हैं। आप हो कौन उनके सामने? यू आर ए नॉन एंटिटी। और दूसरी बात यह है कि जितनी भी उन्होंने आज तक डील की हैं, जापान से या यूरोपियन यूनियन के 27 देश से, ऑस्ट्रेलिया से, ब्रिटेन से, कोरिया से, जापान से, वो सब गन पॉइंट पे ही की हैं। सारी की सारी डील गन पॉइंट पे की हैं और हाथ उठाकर कहा है ये पकड़ो पेन और साइन करो। जापान से भी साइन करवा लिए, यूरोपियन यूनियन के 27 देश जिसमें जर्मनी और फ्रांस भी हैं और इटली भी है, उनसे भी साइन करवाए, ब्रिटेन से भी साइन करवाए, ऑस्ट्रेलिया से साइन करवाए, जापान के इशिबा से साइन करवाए और कोरिया से भी साइन करवाए, और गन पॉइंट पे साइन करवाए हैं। कुछ लोग कहते रहे हम तुम्हारे खिलाफ डब्ल्यूटीओ में जाएंगे, तो डब्ल्यूटीओ को तो ट्रंप साहब ने पहले ही खिड़की से उठाकर बाहर फेंक दिया है। डब्ल्यूटीओ के पास क्या पावर है, आप मुझे बताइए। डब्ल्यूटीओ के पास तो कोई पावर नहीं है, कोई शक्ति ही नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। डब्ल्यूटीओ को तो गेट के बाहर उन्हें चेन लगा के बांध दिया, कहते यहीं खड़े हो बाहर, जैसे कि
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बाहर खड़ा कर दिया, और कई और भी ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की जिसको उठाकर ट्रंप साहब ने बाहर खड़ा कर दिया है। तो बेचारे सो कॉल्ड पीयूष गोयल साहब अपने आका को बचाने के चक्कर में है, लेकिन कैसे बचाएं अल्टीमेटली। पीयूष गोयल जी, ये डील साइन होगी और गन पॉइंट पे ही साइन होगी। अगर इतनी सारी डील गन पॉइंट पे साइन हुई है तो ये डील भी गन पॉइंट पे ही साइन होगी। और ऑलरेडी सोयाबीन और मक्का के ऊपर आप समझौता कर चुके हो, बस डिक्लेयर नहीं किया है। कपास के ऊपर तो ऑलरेडी आप सरेंडर कर चुके हो 0% पे लगा के 31 दिसंबर तक, और वो बाद में और भी एक्सटेंड हो जाएगा ऑल टाइम के लिए। तो इरिटेशन आपका बराबर है, गुस्से में तो आप हैं, क्योंकि आपके आका जिनको हिंदुस्तान में किसी के बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, आज ट्रंप सब रोज उसे जलील करते हैं। किसको? मोदी को ट्रंप रोज जलील करता है। और इस जलालत को बीजेपी के भी मेंबर देख रहे हैं, बीजेपी के मंत्री भी देख रहे हैं, आरएसएस के लोग भी देख रहे हैं, और वो कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर मोदी ट्रंप के सामने जाएगा तो फिर से जलील करेंगे। और पीयूष गोयल जी, आप बचा नहीं पाओगे। वो मोदी को जलील करेगा और आगे भी करेगा, और मोदी के पास कोई रास्ता नहीं छोड़ेगा कि तू हिंदुस्तान में इस पोस्ट को रिजाइन करके चला जा। अल्टीमेटली वो मोदी को उसकी पोस्ट से छुड़वा कर दम लेगा। और ट्रंप अभी 3.25 साल और है यहाँ पर, फिक्र मत करो, वो आपको चैन की सांस लेने नहीं देगा। पीयूष गोयल, लिख के रख लो, वो साइन करवाएगा और बंदूक की नोक पे ही साइन करवाएगा, जैसे बाकी दुनिया में सबसे साइन करवाए हैं, वो भी बंदूक की नोक पर साइन करवाए हैं। यहां भी यही होगा। हमारे जैसे वेटरन्स जिनकी पूरी जिंदगी ही इंडियन एयरफोर्स की देन है, हमें ऐसा लगता है कि क्यों हमारे सेनाध्यक्ष, या तो उनसे झूठ बुलवाया जाता है लेकिन उसे सेना की अधिकृत विज्ञप्ति में नहीं लिखा जाता, या फिर उन्हें इतना ज्यादा प्रेशराइज किया गया है कि सरकार जो चाहती है वो बोलते रहते हैं, क्योंकि उनको भी अनसेरेमोनियसली अपने पद से हटना किसी को पसंद नहीं आएगा। तो मुझे ऐसा जो दिख रहा है, जैसे हमारे वायुसेना अध्यक्ष, वो एक बहुत बेहतरीन पायलट रहे हैं, एक शानदार प्रोफेशनल। उनका काम है फ्लाइंग करना, उनका काम पॉलिटिकल नैरेटिव्स नहीं है, पर जब उनके ऊपर थोपा जाता है तो वो उस चीज को, चूंकि सरकार कह रही है और सेनाएं हमेशा सरकार की तरफ होती हैं, तो वो कुछ बातें कह देते हैं। लेकिन फिर एक बात है कि रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति में उन बातों की जगह नहीं होती। जो हमारे सेना अध्यक्ष ने कहा कि हमने पाकिस्तान के 6 जहाज हवा में मार गिराए, 6 जहाज मार गिराए, इसमें कोई शक नहीं है मुझे, क्योंकि हैंगर्स के ऊपर जो हमने बम्बार्डमेंट किया था उसमें 6 क्या उससे ज्यादा जहाज भी चले गए हों, उसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो हमने उनके ऊपर बम्बार्डमेंट किया था, और उनके हमने ऐसे हैंगर्स जिसमें एयरक्राफ्ट पार्क थे उनके ऊपर हमारा बम फोड़े गए होंगे और उससे उनका नुकसान होगा। लेकिन वो ऑन एयर हमने 6 जहाज उड़ा दिए, इसके बारे में जब मेरे चीफ कहते हैं तो मुझे बड़ी घबराहट भी होती है, और ये भी लगता है कि किस लेवल तक उनको प्रेशराइज किया गया है। अब एक बार आपको याद होगा कि कुछ समय पहले टेल नंबर्स बता दिए थे पाकिस्तान ने कि ये टेल नंबर्स हैं और ये जहाज जो हैं इनको मारा गया है। तो हमारी वायुसेना की तरफ से आ जाना चाहिए था कि ये टेल नंबर के जहाज ये रहे, ये सामने खड़े हैं, और हम आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहते, पर ये टेल नंबर के साथ में वो जहाज बता देते कि ये जहाज हमारे पास आज भी सेवा में है। इसी तरह से एक पायलट के कैद में होने की बात हुई, तो ये सरकार ग्रेप वाइन न जाने क्यों चाहती है कि ग्रेप वाइन बढ़ती चली जाए। सिर्फ सरकार को पॉलिटिकल माइलेज मिलता होगा, लेकिन भारतीय वायुसेना की अराजनैतिक छवि को बहुत बड़ा धक्का लगता है। हम अपने सेना के लोगों को कभी ऐसा नहीं चाहते कि वो किसी के प्रेशर में आके बात करें, लेकिन लगातार सेना राजनीति का मोहरा बन रही है। खास तौर पे भारतीय वायुसेना के जो चीफ हैं, जो अपने आप में एक बहुत शानदार प्रोफेशनल है। नीलू जी, इतने दरिया दिल इंसान, इतने अच्छे मानवीय गुणों से वो भरे हुए हैं, और उसके अलावा एक शानदार पायलट है जो हमेशा विपक्ष की, जो हमेशा विदेशी ऐसे जो पड़ोसी हैं उनके निशाने पर जो व्यक्ति रहता हो उनकी सेनाओं के, वो व्यक्ति, उसको आप जबरदस्ती उससे राजनीति करवाना चाहते हैं, तो उसके पास रास्ता भी नहीं है। ये तो एक बात ध्यान से समझिएगा कि हमारी सेनाओं में किसी के पास भी रास्ते नहीं है। आप सरकार की तरफ होते हैं, होना पड़ेगा, लेकिन अब तक की सरकारें उन्हें राजनीति का मोहरा नहीं बनाती थी। अब हमारे चाहे थल सेना अध्यक्ष हो, चाहे हमारे सीडीएस हो अनिल चौहान,
और फिर हमारे सेनाध्यक्ष हो। पहले मुझे लग रहा था कि सरकार की कुछ ऐसी नीति है कि देश में ना बता के विदेशों में इस चीज को बता दिया जाए कि भारतीय वायुसेना को नुकसान हुआ है। इसीलिए रॉयटर्स से बात करते हुए जनरल अनिल चौहान ने यह कहा था कि हमारा नुकसान हुआ है, लेकिन वो 6 एयरक्राफ्ट नहीं है, उससे कम है। उसके बाद कैप्टन शिव कुमार ने जकार्ता में ये बात अचानक कह दी थी कि नहीं, हमें नुकसान तो हुआ है, लेकिन वो इसलिए हुआ था कि सरकार ने हमें एक वो रुकवाया और वो प्लेन्स गिरे वगैरह, ये बात बार बार वो कह रहे हैं। और दूसरी तरफ अभी ये एक नया कुछ सोशल मीडिया में जिस तरह की खबरें आ रही है, तो कहीं ना कहीं, और वो 2 जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स नरेंद्र मोदी ने स्किप की, जो वो विदेश दौरे पे जाने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं हमेशा, लेकिन ये 2 मौके ऐसे थे जो उन्होंने स्किप किए। तो ये सोशल मीडिया पर जो बस चल रहा है उनके सिक्योरिटी को लेकर, और ये इंडिया पाकिस्तान वाला जो प्रेशर अमेरिका बना रहा है, टैरिफ वाला प्रेशर अमेरिका बना रहा है, ये सारी जो बातें हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी पर बहुत प्रेशर माउंट करने की एक एक्सरसाइज है, और ये बहुत सीरियस मामला है। ये इंडिया पाकिस्तान स्कर्मिश को लेकर ट्रम्प क्या कह रहे हैं, कितनी बार कह रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी उसके साथ साथ ये जो सब इस तरह की अफवाहें हो, जो भी है इसमें सच्चाई है नहीं है, ये सारी बातें और टैरिफ, ये सारी तीनों चीजें इकट्ठा देखने के बाद ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी पर बहुत ज्यादा अमेरिका प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। और ये पता नहीं, ये अमेरिका की तरफ से ये सारी खबरें चल रही है कि फिर सोशल मीडिया में अपने आप कोई बीजेपी का आईटी सेल इसको चला रहा है ताकि मोदी जी के प्रति देश के अंदर एक सिंपैथी बने। बिल्कुल एक चुप्पी है। सेना के जो कमांडर्स हैं और सेना के जो अधिकारी हैं, उन्होंने दबे कुचले स्वर में जो बातें उनको कहनी थी वो उन्होंने कह दी। लेकिन अब लगातार एक अमेरिका का राष्ट्रपति इस बात को कह रहा है, 7 ब्यूटीफुल प्लेन्स, और एक नहीं है 60 बार लगभग बोल चुका है, और हमारे यहाँ देश में कुछ इस पर कोई बोल ही नहीं रहा। न मेन स्ट्रीम मीडिया बोल रहा है, न मोदी जी बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कहां पर आकर मोदी जी इस समय खड़े हो गए? नरेंद्र सरेंडर वाला तो नैरेटिव भी पुराना हो चुका, मोदी जी पर कब्जा कर लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, ये भी पुराना हो गया। लेकिन अब आखिर मोदी जी की स्थिति है क्या इस समय? जी, बात है अब ये विषय कोई एक व्यक्ति से ऊपर उठ के भारत की संप्रभुता तक चला गया है, क्योंकि जो ट्रंप साहब ने किया है अब की बार 56 पार, वो 56 पार कर गए। ट्रंप लगता है 56 इंची शेर को कागजी शेर बना के ही छोड़ेंगे, ये तो स्पष्ट हो गया है। जिसको बीजेपी का इकोसिस्टम 56 इंची का शेर पिछले 11 साल से घोषित कर रहा था, उसको ट्रंप साहब पूरा हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं कि हम बता देंगे कि ये 56 इंची शेर नहीं है, तो कागजी शेर है। क्योंकि ट्रंप साहब जब बताते हैं कि कभी बोलते हैं 5 गिरवाया, कभी बोलते हैं 6 गिर गया, आज नया एक संख्या लाया है 7 हवाई जहाज गिर गए। अब जिस तरह से संजय भाई ने कहा, तो वो धीरे धीरे एक तरह से पर्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मुझे कुछ अंदर की बात ऐसी पता है। तो ये ट्रंप साहब जो भी कह रहे हैं, ये एक दुधारी तलवार है, इसमें दोनों तरफ से मुश्किल आ जाती है। एक तो अगर ट्रंप साहब कह रहे हैं और ये हम मान लें कि ये जो 7 गिरे ये भारत के गिरे, तो इसका मतलब तो भारत की सरकार और भारत की सेना कमजोर सिद्ध हो जाती है। दूसरी तरफ अगर हम ये भारत कहे कि नहीं नहीं वो जो 7 गिरे थे वो तो हमने पाकिस्तान के गिरा दिए थे, तब तो और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। क्योंकि आपने अगर पाकिस्तान के 7 हवाई जहाज गिरा दिए, पाकिस्तान अपने क्या कहते हैं घुटनों पर आ गया था, तो ट्रंप का सीज फायर अगर आपने मान लिया था तो प्रधान जी कमजोर सिद्ध हो जाते हैं। तो एक तरफ आप या तो अपने हवाई जहाज गिरे तो सरकार और सेना कमजोर सिद्ध होती है, और अगर पाकिस्तान के गिरे उसके बावजूद आपने सीज फायर मान लिया तो बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर मोदी कमजोर सिद्ध हो जाते हैं। तो ये ट्रंप साहब बहुत सोच समझ के एक दुधारी तलवार चला रहे हैं। ध्यान में रखिएगा, ट्रंप साहब अभी जब आप कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, तो ट्रंप साहब तो ये कह रहे हैं, ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने दुनिया में बहुत सारे युद्ध रोक दिए। वो कंबोडिया थाईलैंड के भी युद्ध को रोकने की बात करते हैं, वो अफ्रीका में कहीं कांगो और रोकते हैं। अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने बोला था ना कि आई ट्राई टू स्टॉप 1 वॉर 1 मंथ, वो द लास्ट 8 मंथ से महीने वो एक युद्ध रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ये रिकॉर्ड। लेकिन आश्चर्य ये होता है कि जब भी उनको मौका मिलता है वो भारत पाकिस्तान का ही नाम क्यों लेते हैं? वो कांगो में भी रोके थे, उसका नाम क्यों नहीं लेते? वो थाईलैंड में भी रोके थे, उसका नाम क्यों नहीं लेते? जब नाम लेते हैं तो बार बार मोदी जी का तो नाम ले लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम नहीं लेते। बोलते कि वहां के प्रधानमंत्री और वहां के फील्ड मार्शल बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ का नाम लेते हैं तो मोदी जी का नाम ले लेते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो कोई स्पष्ट संदेश प्रधान जी को देना चाह रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट संदेश देना चाह रहे हैं। अब ये मामला ये केवल क्या कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर में लड़ाई का नहीं रहा। दुनिया के सामने आपने ऑपरेशन सिंदूर के समय
ट्रंप के कहे हुए सीज फायर को जैसे ही आपने मान लिया, आपने अपने आप को कमजोर सिद्ध कर लिया। और वो बार बार ये बता रहे हैं, ट्रंप साहब बार बार ये बता रहे हैं कि मैं भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पर तोलता हूं। और आप जब जब उसका जवाब नहीं देंगे, आप जब जब उसका जवाब नहीं देंगे, अब ये मामला सोशल मीडिया का नहीं, आपको दिखाना चाहिए था। ब्लूमबर्ग नाम की दुनिया की बहुत बड़ी पत्रिका है, कल ही उसने न्यूज दिया कि परसों जो आसियान की बैठक हुई थी जिसमें मोदी ट्रंप साहब पहुंचे थे और भारत के प्रधान जी नहीं पहुंचे, तो मोदी सरकार के अंदर के सूत्रों का कहना था कि भारत के प्रधान जी इसीलिए नहीं गए क्योंकि वहां पर ट्रंप साहब इनको अटपटी स्थिति में डालने वाले थे, पाकिस्तान को लेकर अटपटी स्थिति में डालने वाले थे। तो भारत बिल्कुल स्पष्ट रूप से, एक तरफ तो भारत कहता है कि हम विश्व गुरु हैं, हमारा पाकिस्तान के साथ हम तो तराजू पर नहीं तोल सकते, और 56 बार अगर ट्रंप साहब भारत को पाकिस्तान के साथ तराजू पर तोलते हैं और भारत के प्रधानमंत्री जी एक बार भी उसका जवाब नहीं देते, तो सोचिए दुनिया भर के कूटनीति में, दूसरे देशों में भारत का क्या सॉवरेंटी के बारे में, भारत की संप्रभुता के बारे में, भारत की कूटनीति के बारे में क्या संदेश जा रहा है कि भारत की कूटनीति आज इतनी कमजोर है, भारत की विदेश नीति आज इतनी कमजोर है कि ट्रंप जैसा एक गुंडा आता है और वो जो बोलता है भारत सरकार उसको मानती है। अब मुझे ये बताइए कि आपके गली में अगर कोई छोटे मोटे गुंडे से आप एक बार पिट जाइए, उसके बाद तो हर छोटा मोटा सब्जी वाला भी आपको पीटना शुरू कर देता है। होता यह है कि एक बार आप पिट जाते हैं तो उसके बाद हर आदमी आपको पीटना शुरू कर देता है। तो ये जो ट्रंप साहब कर रहे हैं, ये बहुत सोची समझी एक दुधारी तलवार चला रहे हैं और वो भारत के ऊपर नहीं चला रहे हैं। ध्यान में रखिएगा, अभी आपने जो दिखाया उसमें कहा कि इंडिया एंड पाकिस्तान, एक तरफ तो पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं लेकिन इंडिया का नाम लेते ही वो मोदी जी का नाम ले रहे हैं। इसका मतलब वो स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि मेरा हिंदुस्तान के नागरिकों से कोई समस्या नहीं है, मेरी समस्या व्यक्ति से है, भारत के प्रधान जी से है। और मैंने जो कहा है, जो ट्रेड डील मेरे साथ आपने 13 फरवरी को व्हाइट हाउस में बैठ के जिसको हगलो में सी कहा जाता है, आपने हगलो में सी करके आप चौथी पास थे या डिग्री पास थे अलग बात है, लेकिन आपने कोई एक कागज पर सिग्नेचर कर दिया है। उस कागज पर यह भी लिखा हुआ है कि बत्तख का मांस भारत अमेरिका से लेगा, उस कागज पे यह भी लिखा हुआ है कि मवेशी का चारा भारत अमेरिका से लेगा, उस कागज में यह भी लिखा हुआ है कि भारत रशिया से नहीं और खाड़ी देशों से नहीं अमेरिका से तेल लेगा। तो आपने एक बार जब सगाई कर ली है, उसके बाद आप अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं आपको अलग अलग तरह से दबाव में लाऊंगा और ये ट्रेड डील में जो चाहूंगा, जो ट्रेड डील उनकी अब ट्रंप की इच्छा है उसके ऊपर ये जबरदस्ती सिग्नेचर करवा के रहेंगे, क्योंकि इसका जो डेडलाइन है वो है 31 दिसंबर 2025। 13 फरवरी को जो व्हाइट हाउस में जो समझौता हुआ है उसका मियाद है फॉल ऑफ 2025। फॉल ऑफ 2025 का भाषा अमेरिकी भाषा में इस्तेमाल होता है कि ईयर एंड, मतलब 31 दिसंबर आने में 2 महीने बचे हैं। ट्रंप साहब ये दबाव डाल रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे दबाव हैं, उनके पास अडानी का भी दबाव है। उनका ये भी कहना है, ट्रंप साहब का तो यह भी कहना है कि अमेरिकी नागरिक को भारत की व्यवस्था ने, भारत की सरकार के कुछ लोगों ने अमेरिका में उनको किसी तरह का क्या कहते हैं हानि पहुंचाने की कोशिश की। वो एक अलग केस खुला हुआ है, हमको पता है, वो भी एक केस अमेरिका में खुला हुआ है। तो अमेरिका अलग अलग तरह से इनके ऊपर दबाव ला रहा है। और जो देशपांडे जी ने कहा कि 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर चल रहा है कि भारत के प्रधान जी के ऊपर किसी तरह का खतरा था, ये देखिए, अगर खतरा था तो आपको बीजेपी इकोसिस्टम को या भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया को इस विषय का सबसे बड़े पहले चर्चा करना चाहिए कि जिस दिन पहलगाम हुआ, ये कैसे संजोग है कि जिस दिन पहलगाम की घटना हुई, हमारे भारतीय नागरिकों को मारा गया, उस दिन अमेरिका के क्या कहते हैं उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भारत में थे और उसके बाद वो चले गए और आज तक वो भी चले गए, और पहलगाम में जिन लोगों ने आतंकवादियों ने मारा वो भी आज तक नहीं मिले। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा संजोग है। अगर संजोग की बात है तो भारत के प्रधान जी का जीवन जितना महत्वपूर्ण है, उनके खिलाफ साजिश होने को रोकना जितना महत्वपूर्ण है, भारत के नागरिकों को भी तो अमेरिकी साजिश से रोकना उतना ही महत्वपूर्ण है। ये क्या एक बहुत अजीब संयोग नहीं है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जिस दिन भारत पहुंचते हैं उसी दिन भारत में एक हमला हो जाता है और अमेरिकी राष्ट्रपति भी चले जाते हैं, और आज तक वो जो पहलगाम में आतंकवादियों ने जिनको मारा था वो आज तक पकड़ में नहीं आते। तो अगर साजिश ही देखनी है तो भारत के जो 25 लोग 27 लोग जो निरीह नागरिक मारे गए थे उनके खिलाफ भी तो कोई साजिश हुई होगी। तो मेरे ख्याल से व्यक्ति के हुआ यह है कि ट्रंप साहब बार बार जहां जहां जा रहे हैं वहां पर हमारे प्रधान जी जा नहीं पा रहे हैं, कन्नी काट रहे हैं, जैसे कि लगता है कोई कर्जा ले लिया। मेरा भी ऐसा ही होता है, मैंने किसी एक दोस्त से ना कर्जा ले लिया था, बीच में कुछ महीने में उसको क्या कहते हैं ब्याज नहीं दे पाया
तो वो जहां जहां जाता था उस गली से मैं भागता था, क्योंकि ये पकड़ मुझे नहीं ले, मुझे कहीं पकड़, किसी शादी में भी मैं जाना बंद कर दिया था। कहीं शादी में मिल गया 10 आदमी के सामने मुझे पूछते कि यार तुमको पैसा दिया था, तुम मेरा क्या कहते हैं ब्याज नहीं दे रहे हो। तो ये तो ऐसा हो गया कि जैसे किसी ने ब्याज ले लिया हो, भागे भागे फिर रहे हैं। तो ये इकोसिस्टम ना उनको बचाने के लिए इस तरह की कहानी गढ़ रहा है कि उनके ऊपर किसी तरह का ढाका में खतरा था, तो शंघाई में खतरा था, तो पुतिन साहब के कार में इनको बैठना पड़ गया। अरे खतरा था तो सबसे बड़ा खतरा तो पहलगाम में भारत के नागरिकों को था। ये कैसा अजीब संयोग है कि पहलगाम जिस दिन होता है उसी दिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत में रहता है। तो इस तरह की साजिशों की चर्चा अलग बात है, लेकिन ये अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि दुनिया धीरे धीरे, क्योंकि आप ट्रंप को जितनी बार जवाब नहीं दोगे, ट्रंप और आपके बीच में भारत में क्या हो रहा है, बीजेपी के वोटर उसको क्या देखते हैं वो छोड़ दीजिए, दुनिया भर में क्या संदेश जा रहा है। दुनिया भर में 2 संदेश जा रहा है कि ट्रंप साहब के सामने भारत के प्रधानमंत्री जी भीगी बिल्ली बने रहते हैं, और ट्रंप साहब के अनुसार भारत और पाकिस्तान एक ही तराजू पर तोले जाते हैं। तो मुझे बताइए कि ये भारत की संप्रभुता के लिए ये 2 विषय, जो कि भारत खुद अपने आप में कहता है कि ये 2 विषय नॉन नेगोशिएबल हैं। भारत बहुत संप्रभु राष्ट्र है, सॉवरेन राष्ट्र है। भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो 56 इंच के शेर हैं, वो विश्व गुरु हैं। तो आप अगर विश्व गुरु हैं तो दुनिया के दूसरे एक छोटे से गली के गुंडे से आप डरते हुए क्यों फिर रहे हैं? तो आपका विश्व गुरु का जो बहुत बड़ा इमेज है, जो छवि है, उसको धक्का लगता है। और दूसरा, बार बार जब ट्रंप साहब भारत को पाकिस्तान के साथ इक्वेट करके एक तराजू पर तोल देते हैं, तो भारत ये जब कहता है कि मैं विश्व गुरु हूं, इसका मतलब पाकिस्तान को बच रहे हैं। ये भारत की विदेश नीति के लिए, कूटनीति के लिए दुनिया भर में जो दूसरे देश हैं वो अब भारत को जिस नजर से देख रहे हैं उसमें भी हल्कापन आ गया है। ये सबसे बड़ा घाटा होते हुए मुझे देखने के बारे में ऑलरेडी बच्चा को जो जिस चीज को भारत का हर बच्चा जान गया था कि भारत ने अमेरिका के कहने पर अगर सीज फायर कर लिया, इसका मतलब भारत के प्रधान जी उतने ताकतवर नहीं है जितने अपने आप को बताते हैं। वो चीज एक बार प्रमाणित हो गई, एक बार आपको पता लग गया कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, उसके बाद रोज आप सेकंड फ्लोर से कभी कलम गिराइए, कभी किताब गिराइए, कभी बैग गिराइए, इसका मतलब आप किसी को जलील कर रहे हैं। और इसका नतीजा आज ये हो गया है कि बांग्लादेश जैसा देश कल किसी एक द्विपक्षीय बैठक में भारत के नक्शे में आने वाले पूर्वोत्तर राज्यों को भी भारत के बाहर दिखाना शुरू कर दिया है। मालदीव जैसा देश भारत के सिक्योरिटी एजेंसीज को गेट आउट बोल देता है। आपके बगल में नेपाल में इतना बड़ा घटनाक्रम चला, आपका उस पर, भारत का उस पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं रहा, न इस तरफ से प्रभाव कर सके न उस तरफ से प्रभाव कर सके। तो भारत को धीरे धीरे, भारत के प्रधान जी को एक गलत फहमी है, उनको जो नेम एंड फेम की इच्छा है, नाम मान सम्मान की जो इच्छा है, मेरे ख्याल से ट्रंप साहब ने उस चीज को, उस दुखती रख को पकड़ लिया है। सबसे पहले बुलाया, खूब मान सम्मान दिया, एक बार जब मछली फंस गई उसके बाद अब रोज जलील कर रहे हैं। अभी ये जो किया जा रहा है इसको जलालत कहते हैं। समस्या ये है कि ये ट्रंप साहब तक अब सीमित नहीं है, अब दुनिया के दूसरे देश भी आपको अप्रासंगिक मानने लग गए हैं। दुनिया के दूसरे, ब्लूमबर्ग को क्या लेना देना था? ब्लूमबर्ग एक अखबार है जो कि भारत में पढ़ा नहीं जाता, वो विदेश का अखबार है। वो अगर ये छापना शुरू कर रहा है कि हमें मोदी सरकार के अंदर खाने से ये सूचना मिल रही है कि मोदी जी इसीलिए आसियान के समिट में नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहां पर ट्रंप साहब इनको जलील करेंगे, इसका मतलब अब ये धीरे धीरे पूरी सूचना पूरी दुनिया में फैल रही है कि भारत की अपनी कोई संप्रभु, सॉवरेन, स्वतंत्र विदेश नीति नहीं है। ट्रंप साहब जो कहते हैं ये पूरी तरह से ट्रंप साहब के शैडो के अंतर्गत आ गए हैं। ट्रंप साहब का प्रभाव इनके ऊपर इतना ज्यादा है। तो सोचिए कि भारत के लिए, ये भारतीय विदेश नीति के लिए, भारतीय कूटनीति के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, ये एक बहुत बड़ा पीछे का कदम है कि भारत को दुनिया भर के देश अब संप्रभु राष्ट्र नहीं मानते, ट्रंप का सैटेलाइट मानना शुरू कर दिए। और ट्रंप का सैटेलाइट इतना हल्के में ले रहे हैं कि बांग्लादेश जैसा देश, जिसको कि आज से 40-45 साल पहले भारत ने ही आजाद करवाया था, उसके अभी के नेता जो हैं वो किसी दूसरे देश के साथ कोई समझौता करते हैं तो उसमें जो नक्शा दिखाते हैं उसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को भारत के बाहर दिखा देते हैं। मतलब आपका पड़ोसी जो आपने जिसको मदद करके पैदा करवाया था वो भी अब आपका अगर अंगूठा दिखाना शुरू करते, वो भी आपको धता दिखाना शुरू करते। तो हुआ यह है कि पिछले 6 महीने में ट्रंप साहब ने जितनी बार, अब की बार 56 पार जो उन्होंने किया है कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, और जब जब उन्होंने कहा है और भारत के प्रधान जी ने उसका जवाब नहीं दिया है, दुनिया में धीरे धीरे दूसरे देश, दुनिया ध्यान में रखिएगा, कोई दूसरा देश है, जापान है, उसके जापान के
एक राजदूत होते हैं, एक एम्बेसडर होते हैं, वो दिल्ली में चाणक्यपुरी में बैठे रहते हैं। दुनिया के हर देश का कहीं ना कहीं एक एम्बेसडर भारत के दिल्ली में बैठा रहता है। उसका काम ही होता है दिन भर जो घटनाक्रम चला उसका रिपोर्ट बना के अपने देश में भेजना। तो भारत में मोदी जी को ट्रंप साहब से मिलने में जो हिचकिचाहट हो रही है उसके पीछे कारण क्या है, ये दुनिया भर के छोटे छोटे देश भी अपने दिल्ली से शाम तक अपना रिपोर्ट भेज देते हैं। इस कारण अब हो ये रहा है कि भारत को संप्रभु राष्ट्र कोई नहीं मान रहा है, भारत को एक सैटेलाइट कंट्री मानना शुरू कर दिया है। ट्रंप साहब ने ये बहुत बड़ा डैमेज मोदी जी को जो किया है या नहीं किया है वो तो व्यक्ति की बात है, लेकिन भारत की विदेश नीति को, भारत की संप्रभुता को, भारत की सॉवरेनिटी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। अब मालदीव और बांग्लादेश जैसे देश जो कि भारत से किसी भी मामले में वो टक्कर नहीं ले सकते, वो भी भारत को अगर चैलेंज कर देते हैं, उनके मन में जो आता है वो बता देते हैं, जो दिखा देते हैं, इसका मतलब ये सबसे बड़ा डैमेज मेरे ख्याल से हुआ है। देखा आपने वीडियो में किस तरह भारतीय मीडिया चीख चला रहा है, मोदी के ऊपर चढ़ दौड़ा है कि ट्रम्प, आखिरकार ट्रम्प के आगे मोदी चुप क्यों है। ट्रम्प का ये सब कुछ करने के बाद जो है ना, अब जो है हर मुल्क जो है भारत को छोड़ने लगा है, भारत तनाव हो गया है और भारतीय मीडिया पर जो है ना मोदी की सही चुतरोल हो रही है। आज के लिए इतने मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।